आज हम रसायन विज्ञान का द्वितीय अध्याय वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने विलयन को देखा, दो भाग में देखा, एक पार्ट पहले आया था, दूसरा पार्ट भी हमने देखा। अब वैद्युत रसायन को देखेंगे इस भाग में और प्रयास किया जाए कि जितना अधिक से अधिक इसके जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो एक साथ आ पाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत रसायन क्या होता है। इसके नाम में वैद्युत है और रसायन है। इसके नाम में ही क्या है, वैद्युत है और रसायन है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप वैद्युत रसायन की बात करोगे तो विज्ञान की, रसायन विज्ञान की उस शाखा से मतलब होता है जिस शाखा में आप ऐसे तंत्रों का अध्ययन करते हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करने का कार्य करता है और उनमें घटित होने वाली सभी अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को आप क्या कहते हो, वैद्युत रसायन कहते हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न तंत्रों में घटित होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का आप अध्ययन करते हो, उस शाखा को आप क्या कहते हो, वैद्युत रसायन कहते हो। अब इस वैद्युत रसायन में हमें जानना है इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड बहुत ही सामान्य शब्दों में समझो बालक, यदि ये धातु का कोई छड़ है, यदि धातु का कोई क्या है, छड़ है, और इस धातु के छड़ को हम इसके लवणीय विलयन में, इस धातु के छड़ को हम इस धातु के ही लवणीय विलयन में डुबोते हैं तो इस धातु पे आवेश उत्पन्न होता है, या तो धन आवेश या तो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। ये छड़ क्या हो गया, आवेशित हो गया। ये छड़ क्या हो गया, आवेशित हो गया। और इस आवेशित छड़ को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड कहते हो। इस आवेशित छड़ को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस आवेशित छड़ को आप इलेक्ट्रोड कहते हो। अब इलेक्ट्रोड कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अलग अलग धातु के, अलग अलग गैस के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोते हैं तो उस पे आवेश उत्पन्न होता है और उस आवेशित छड़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इज इट क्लियर? उस आवेशित छड़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ये हमने विलयन ले लिया ZnSO4 का, जिंक सल्फेट। आपको पता है ना बालक, ये लवण होता है जिंक सल्फेट। और इस लवणीय विलयन में बालक आप जो छड़ डुबोगे, इस छड़, ये छड़ किस धातु का होगा, जिंक धातु का होगा। किस धातु का होगा, जिंक धातु का होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को आप क्या कह दोगे, जिंक इलेक्ट्रोड कह दोगे। इस इलेक्ट्रोड को आप क्या कह दोगे, जिंक इलेक्ट्रोड कह दोगे। क्या कहोगे, जिंक इलेक्ट्रोड कहोगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो भी इलेक्ट्रोड हैं, जो भी इलेक्ट्रोड हैं, वो इलेक्ट्रोड यदि आपस में जुड़ते हैं, यदि इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, धनावेशित इलेक्ट्रोड को आप धन इलेक्ट्रोड कहते हो, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को ऋण इलेक्ट्रोड कहते हो। यदि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े तो एक वाले सेल को अर्ध सेल कहते हो। एक सेल को क्या कहते हो, अर्ध सेल। दो अर्ध सेल हुए और उनको यदि हमने जोड़ दिया वायर से, तार से हमने क्या जोड़ दिया, उस इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया और मध्य में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं।
तो चूंकि फिलहाल आपको इलेक्ट्रोड समझना है, ध्यान से समझिए एक बार और। यदि किसी धातु की छड़ को उसी के लवणीय विलयन में आप डुबोते हो तो इस छड़ पे आवेश उत्पन्न होता है, या तो धनावेश या तो यदि छड़ पे धन आवेश है तो विलयन में ऋणावेश उत्पन्न होता है, और इस आवेशित छड़ को ही आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोड कहते हो। इस आवेशित छड़ को ही आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोड कहते हो। अब हम बात करेंगे सेल की। इसकी बात करेंगे सेल की। तो देखते हैं सेल क्या होता है। देखो, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक वैद्युत ऊर्जा और दूसरा रासायनिक ऊर्जा। पहला क्या है? वैद्युत ऊर्जा। दूसरा क्या है? रासायनिक ऊर्जा। बात आप किसकी कर रहे हो? सेल की। तो ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करे? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करे? क्या कहलाती है? वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल कहलाता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज सेल। वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, सेल कहलाती है। अब आप समझो कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप कहते हो वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, और आप दूसरे सेल की बात करते हो तो आप बोलते हो वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हो। वैद्युत अपघटनी सेल की आप जब भी बात करोगे तो वैद्युत अपघटनी सेल में अपघटन शब्द आ रहा है ना। अपघटन का मतलब ये होता है टूटना। किस ऊर्जा का टूटना? किसमें टूटना? यानी वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। दूसरा बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा बात किसकी करोगे आप? वैद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक सेल कह रहे हो ना, नाम के अंत में क्या है? रासायनिक सेल, और शुरू में क्या है? वैद्युत। तो ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इज इट क्लियर? सेल कितने प्रकार के? एक वैद्युत अपघटनी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। यही दो सेल है, और हमने आसान भाषा में समझा कि अपघटन का मतलब टूटना। किसका टूटना? वैद्युत ऊर्जा का टूटना, और टूटना से परिवर्तन होना, याद रखिएगा। तो वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में, क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। और वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। तो ये हमने सामान्य भाषा में समझ लिया। अब थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे हम इन दोनों सेलों का, समझेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है
और वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो पहले हम वैद्युत अपघटनी सेल को देखेंगे। हम वैद्युत अपघटनी सेल को देखेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल में हमने ये समझा कि ये ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कोई भी सेल होगा बालक, आप एकदम अपने ब्रेन में सुस्पष्ट याद रखेंगे कि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगा ही होगा, उसमें ऑक्सीकरण होगा, उसमें अपचयन की क्रिया होगी। ऐसी कोई सेल नहीं है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया ना हो। और दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि चाहे किसी भी प्रकार की कोई सेल हो, चाहे वैद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे वैद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे वैद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे वैद्युत रासायनिक सेल हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इज इट क्लियर? किसी भी प्रकार की सेल हो, आप याद रखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन की क्रिया होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल की। तो इसमें जो बालक पात्र है वो एक ही होता है और एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। एक को आप एनोड कहते हो, दूसरे को क्या कहते हो? कैथोड कहते हो। इसको आप एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और आप ये जानते हैं कि एनोड धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। और आपको ये पता है कि जब भी आप एनोड की बात करोगे और एनोड को हम किससे जोड़ेंगे? कैथोड से। तो एक हमको बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। इसको हम किससे जोड़ते हैं? बाह्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ते हैं। और बैटरी के धन ध्रुव से एनोड को जोड़ते हैं और बैटरी के ऋण ध्रुव से किसको जोड़ते हैं? कैथोड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? कैथोड को जोड़ते हैं। ये कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि एनोड कैसा होता है? धनात्मक होता है। आप दूसरी बात जानो कि रेडॉक्स अभिक्रिया तो इसमें होता है, लेकिन इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बाह्य ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति में होती है, जिसको आप बैटरी कह रहे हो। क्या कह रहे हो? इसको हमें बैटरी से जोड़ना पड़ता है। यदि हम इसे बैटरी से न जोड़ें तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और रेडॉक्स अभिक्रिया में पता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण कहाँ संपन्न होगा? एनोड पर। और अपचयन कहाँ संपन्न होगा? कैथोड पर संपन्न होगा। और इसमें जो हम द्रव लेते हैं वो जिंक क्लोराइड का लेते हैं, ZnCl2 का लवणीय विलयन लेते हैं। तो एनोड पे क्या? ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या? अपचयन। हमको ये पता है एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आपको पता है ZnCl2 टूटता है Zn2+ और Cl-। आप बताओ Cl- की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 Cl- और ये 2 Cl- जलीय विलयन के रूप में है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस यानी जलीय विलयन। AQ से एक्वस पढ़ते हैं और एक्वस को आप जलीय विलयन कहते हो। आप बताओ Cl2 गैस के रूप में नहीं निकल जाएगा और प्लस
आप बताओ, एक पे एक ऋण तो दो पे कितने ऋण, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है बालक, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इसमें कोई आपको संदेह है क्या। अब हम बात करते हैं कैथोड की, बात करते हैं कैथोड की बालक। तो कैथोड पर आपको पता है एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर आपको पता है जिंक है, जिंक पे 2 धनावेश होता है और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है विलयन में, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और जिंक धातु का निर्माण होता है। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहे थे तो क्या, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़े तो क्या, अपचयन। इज इट क्लियर, कोई इसमें शक शंका संदेह है क्या, नहीं है। अब आप सोचिए कि वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं बालक, एनोड पर, और कहाँ जुड़ रहे हैं बालक। आप बताओ इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और आप ये जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा, इज इट क्लियर। इलेक्ट्रॉन के मुक्त प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो, वैद्युत धारा कहते हो। तो वैद्युत धारा जब भी बहता है ना, विद्युत का कंडक्शन जब भी होगा, आपको ये एकदम ध्यान रखना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में। यदि इलेक्ट्रॉन पूरब जा रहा है तो वो पश्चिम चलेगा, यदि इलेक्ट्रॉन उत्तर जा रहा है तो वैद्युत धारा दक्षिण चलेगा। तो आप बताओ एनोड से कैथोड की ओर क्या प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। किधर से किधर, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आप बताओ वैद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की ओर। इसमें कोई संदेह है क्या बालक, किसी भी प्रकार की कोई संदेह है। ये वैद्युत अपघटनी सेल है जो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करती है, और इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः होता है, बाह्य ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति में होता है। यदि हम बैटरी न जोड़ें तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। दूसरी बात, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और कैथोड पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। आप देख रहे हो क्लोराइड आयन है, जलीय विलयन में है, और ये क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिंक धनायन पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और दोनों ही क्रिया को एक साथ यदि हम देखें तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमें कोई संदेह है नहीं, ठीक है। तो आप देखो, आपसे पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल में वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है, तो आप बोलोगे धनात्मक। कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर। रटना है क्या, नहीं। कितनी आसान भाषा में समझ रहे हो। अब आप बताओ, वैद्युत अपघटनी सेल बोर्ड में पूछ देगा, समस्या होगी क्या, नहीं होगी ना, आसानी से हम करके आएंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके आगामी बोर्ड के एग्जाम में वैद्युत अपघटनी सेल अथवा वैद्युत रासायनिक सेल दोनों में से एक पक्का आएगा, ठीक है। सिग्नेचर करा लेना हमसे, पक्का आएगा, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल या तो पूछा जाए या वैद्युत रासायनिक सेल पूछा जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। अब हम बढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक सेल की तरफ। फिर से एक बार इस चीज को रिकॉल कर देते हैं पढ़ने से पहले। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम फिर से चीजों को रिकॉल करते हैं।
जब भी आप वैद्युत अपघटनी सेल की बात करते हो तो वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। और इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, स्वतः नहीं, अस्वतः, यानी किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति में। जैसा कि हमने बैटरी को यहाँ जोड़ा है, जिंक क्लोराइड का विलयन है और जिंक क्लोराइड के विलयन में हमने इलेक्ट्रोड को डुबाया है। धन इलेक्ट्रोड को एनोड कह रहे हो, ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कह रहे हो। एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया, कैथोड पे अपचयन की क्रिया, दोनों क्रियाओं को मिला लो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हो। आप रेडॉक्स अभिक्रिया में आप एनोड पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जा किधर रहा है? कैथोड की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से, और आप बता वैद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। और इस प्रकार के सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम दूसरे सेल की तरफ बढ़ेंगे जिसे आप वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत सामान्य भाषा में हमने समझा कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दे? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। उस युक्ति को आप क्या कहते हो? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते थे? वैद्युत अपघटनी सेल कहते थे। और वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करे? वैद्युत ऊर्जा में, क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। अब आप इसके क्रियाओं को बड़ी ध्यान से समझो। इसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो स्वतः संपन्न होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न होता है। इसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव होता है, जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक था ना और कैथोड ऋणात्मक था। यहाँ पे एनोड ऋणात्मक है और कैथोड कैसा है बालक? धनात्मक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें समझिए, उसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एनोड भी और कैथोड भी। यहाँ पर एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है, और दोनों को मिलाते हो तब एक सेल का निर्माण होता है। यानी आधे को हम अर्ध सेल कहते हैं। एक एनोड का अर्ध सेल, एक कैथोड का अर्ध सेल, और दोनों अर्ध सेल को मिला दिए। दोनों अर्ध सेल को यदि आप मिला दिए तो संपूर्ण सेल का निर्माण हुआ, जिसे आप वैद्युत रासायनिक सेल कहते हो। दोनों अर्ध सेलों को आपने मिलाया तो एक वैद्युत रासायनिक सेल का क्या हो गया? निर्माण हो गया, जिसे हम तार के द्वारा जोड़ देते हैं और बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो हमको बताता रहता है कि कितनी वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें एक लवण सेतु होता है बालक, यू आकार की एक नलिका होती है, जिसके मुख पे, दोनों मुख वाले सिरे पे छिद्रित प्लग लगे होते हैं, और उस छिद्रित प्लग के अंदर एक जेल भरा होता है, एक लेई के समान पेस्ट भरा होता है, जिस पेस्ट को आप अगार अगार कहते हैं। और उस पेस्ट में सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम क्लोराइड आदि के आयन भरे होते हैं जो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। लवण सेतु का कार्य है सेल में वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। सेल में वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य लवण सेतु का होता है। उसमें पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड जैसे यौगिक उपस्थित होते हैं जो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। आप इस सेल को अब हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू और समझेंगे कि इसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं। वैद्युत रासायनिक सेल को देखेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल में आप देख रहे हो दो अर्ध सेल हैं। इस सेल में दो अर्ध सेल हैं और इन दोनों अर्ध सेलों को हम जब वायर के थ्रू तार के द्वारा जोड़ते हैं, मध्य में हम एक वोल्टमीटर लगा दे रहे हैं तो ये सेल पूर्ण हो जाता है। दोनों अर्ध सेलों को हम एक वायर के थ्रू जोड़े जिसके मध्य में एक वोल्टमीटर लगा दिया तो ये सेल क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब इसमें एक यू आकार की नलिका होती है। इस प्रकार से यू आकार की नलिका होती है, छिद्रित प्लग लगे होते हैं और इसको लवण सेतु कहते हो, जिनमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट एवं अमोनियम क्लोराइड भरे होते हैं जो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। और आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है जिस धातु का होगा उसी का हम लवणीय विलयन लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड किस धातु का है? जिंक धातु का है। तो आप इसमें जिंक सल्फेट लोगे। क्या लोगे? जिंक सल्फेट लोगे। ये इलेक्ट्रोड कॉपर धातु का है। किस धातु का है? कॉपर धातु का है। तो आप इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लोगे। जिंक धातु का था तो किसका विलयन लिए? जिंक सल्फेट। कॉपर धातु का है तो किसका विलयन लिए? कॉपर सल्फेट का विलयन लिए। अब आप बताओ बालक, जो जिंक धातु है या जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। और एनोड पे ऑक्सीकरण की अपचयन, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीकरण। फिर से बोलो, ऑक्सीकरण होता है। कहाँ होता है? किसी प्रकार की सेल हो, ऑक्सीकरण कहाँ? एकदम कंठस्थ से याद कर लो, चाहे कोई भी चीजें हो या ना हो, ऑक्सीकरण कहाँ होगी? और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। आप बताओ इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? ऋण आवेश। और ऋण आवेश है तो एनोड को कौन सा ध्रुव कहते हो? ऋण ध्रुव कहते हो। कौन सा ध्रुव कहते हो? ऋण ध्रुव कहते हो। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन जुड़ते कहाँ हैं? कैथोड पर न जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है ना, और इसलिए कैथोड को धन ध्रुव कहते हो। क्या कहते हो आप? धन ध्रुव कहते हो। इसमें कोई संदेह है क्या? आप बताओ ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ? तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। आप इलेक्ट्रॉन से ऋण आवेश याद रखिए, इसको क्या कह दोगे आप? ऋण ध्रुव कह दोगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना वाला, तो जुड़ेगा कहाँ? कैथोड पर अपचयन की क्रिया, तो इसको क्या कह दोगे? धन ध्रुव कह दोगे। अब थोड़ा सा चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहा है? एनोड से। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएगा ना, निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किधर से किधर? एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कहाँ जा रहा है? कैथोड की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से
तो आप बताओ विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर? कैथोड से। कोई संदेह है क्या वाला? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से। आप बताओ ये बीच में हमने लवण सेतु डाला है, कौन सा सेतु है? लवण सेतु है। ये श्रीलंका वाला सेतु नहीं है। ये कौन सा सेतु है? सेतु का काम जोड़ने का ही होता है ना। तो ये भी दोनों अर्धसेलों को जोड़ा है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है। लवण सेतु किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में, वैसे तो ये डेनियल सेल है, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है। विद्युत रासायनिक सेल का कार्य हमने समझा, पहला कार्य है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। दूसरा बात हमने समझा कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात आपने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो एनोड से, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो कैथोड से। हमने चौथी बात समझी कि जो एनोड है वो ऋण ध्रुव, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है? एनोड पर ही ना, इसलिए एनोड कैसा? ऋण ध्रुव। और कैथोड कैसा? धन ध्रुव। जुड़ कहाँ रहा है? कैथोड पर ही ना, तो कैथोड कैसा हो गया? धन ध्रुव हो गया। अब हमको पता है, हम 50 बार ये बात बता चुके हैं कि एनोड पर बालक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण है। तो जिंक इलेक्ट्रोड है ना, तो Zn धातु है और Zn धातु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो Zn2+ का जलीय विलयन में हमको जिंक आयन प्राप्त होता है और 2+ हुआ, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना वाला, अरे बोलो भाई, ऑक्सीकरण। और आपको पता है ना कैथोड पर अपचयन होता है। तो जो कॉपर आयन है जलीय विलयन में, उससे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएगा। आप बताओ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये दोनों अर्ध अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? आधी अभिक्रिया एनोड पे, आधी अभिक्रिया कैथोड पे। अब हम इसको जोड़ के पूरी अभिक्रिया कर देते हैं। बताओ एनोड पे जिंक धातु है ना और कैथोड पे Cu2+। आप बताओ ये एक्वस के रूप में है ना, तो जिंक पे क्या हो गया? 2+ एक्वस। और कॉपर क्या हो गया? ठोस के रूप में हो गया, धातु के रूप में हो गया। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया कहलाती है। आप बताओ पूरे के पूरे विद्युत रासायनिक सेल में कहीं कोई समस्या आएगी क्या? आएगा तो आसानी से कर ले जाओगे ना, और ये पक्का आएगा। ये विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल दोनों में से एक पक्का आएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, विद्युत रासायनिक सेल को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखेंगे कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है, किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात आप याद रखोगे बालक कि यदि आप विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हो तो इसमें जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव और जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव होता है। चौथी बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। पांचवी बात याद रखोगे कि इन दोनों अर्धसेलों को जोड़ने के लिए लवण सेतु का हम प्रयोग करते हैं, जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड जैसे यौगिक भरे होते हैं जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। पांचवी बात आप याद रखोगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, और ये जिंक धातु है और ये कॉपर आयन है, और कॉपर आयन से कॉपर धातु बन रहा है और जिंक से जिंक आयन बन रहा है। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया हमने ऊपर बनाई हुई है, आप देख सकते हो।
तो यही पूरी की पूरी क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल है। इसको आप डेनियल सेल भी कहते हो, या गैल्वेनिक सेल भी कहते हो, या वोल्टीय सेल भी कहते हो। तो आपसे गैल्वेनिक सेल पूछा जाएगा तो भी यही बताओगे, डेनियल सेल पूछा जाएगा तो भी यही बताओगे, यदि आपसे वोल्टीय सेल पूछा जाएगा तो भी यही बताओगे। यानी सबका मालिक ए, वैद्युत रासायनिक सेल। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कुछ यदि बनाना हो तो बना लो, इस पर से बना लीजिए।